साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक शिक्षा विद्यापीठ, एक बार पुनः आपके सम्मुख शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकरणों की चर्चा के क्रम में उपस्थित हुआ हूँ। हमने पिछली कई चर्चाओं में बुद्धि के संदर्भ में यहाँ पर वार्ताएं प्रस्तुत की और आप इन वार्ताओं से लाभान्वित हुए। बुद्धि मनुष्य के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है, एक आवश्यक तत्व है। बिना बुद्धि के मनुष्य के व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसी संदर्भ में हमने बुद्धि के संप्रत्यय को जाना और बुद्धि के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसंधान के द्वारा अपने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए और उन्हीं सिद्धांतों की चर्चा अपन ने पिछली कई वार्ताओं में प्रस्तुत की। जैसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, यह भी स्पेयरमैन ने अपने ही सिद्धांत को आगे बढ़ाया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन एंड केली। ऐसे विभिन्न प्रकार के बुद्धि के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले मनोवैज्ञानिकों के अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए हमने उन सिद्धांतों के प्रमुख पक्षों को समझने का प्रयास किया था। उसी श्रृंखला में आज प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गिलफर्ड के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की हम बात करेंगे। इसको थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको एसओआई मॉडल भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के नाम से भी उसको जाना जाता है। गिलफर्ड ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया कि बुद्धि कार्य कैसे करती है। उन्होंने तीन विमाओं के रूप में उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। 1954 से 1966 तक एक गहन अनुसंधान, व्यापक अनुसंधान करके बुद्धि की संरचना का ये मॉडल दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि तीन प्रकार की विमाओं के परिप्रेक्ष्य में हमें बुद्धि के संचालन की प्रक्रिया को समझना होगा। इसलिए इसको थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। प्रथम विमा, जिसको विषय वस्तु के नाम से बताया गया, कंटेंट, मानसिक कार्य करते समय निहित विषय वस्तु या सामग्री के रूप में कोई ऑब्जेक्ट इंसान के सामने आता है, वो ऑब्जेक्ट विभिन्न तरीके से उसके सामने प्रस्तुत होता है, उसको उन्होंने विषय वस्तु नाम दिया। आगे हम चलकर देखेंगे कि विषय वस्तु को भी उन्होंने विभिन्न प्रकारों के रूप में बांटा। दूसरी विमा, उस विषय वस्तु की माइंड में प्रोसेसिंग कैसे होती है, संक्रिया, ऑपरेशन कैसे होता है, उसको उन्होंने संक्रिया नाम दिया। और उस विषय वस्तु की जो संक्रिया होती है, उस संक्रिया वो उत्पाद के रूप में कैसे दिखाई पड़ती है, उसको उन्होंने तीसरी विमा, कंटेंट पहली विमा, ऑपरेशन दूसरी विमा और आउटपुट तीसरी विमा, इस तरह से एक चरणबद्ध श्रृंखला के रूप में कार्य करती है बुद्धि। पहले कोई ऑब्जेक्ट सामने आएगा, उस ऑब्जेक्ट को, चाहे वो मूर्त है अमूर्त है, विषय वस्तु के रूप में, जैसे एक इंसान ने एक चित्र देखा, वो चित्र क्या है, फिगरल ऑब्जेक्ट है, फिगरल ऑब्जेक्ट के रूप में उसके सामने आया। तो यानी कि ऑब्जेक्ट के भी विभिन्न प्रकार हुए। तो गिलफर्ड ने ऑब्जेक्ट को यहां पर चार प्रकार के रूप में, जिसको विषय वस्तु नाम दिया, चार तरीके से, चार स्वरूप से वो विषय वस्तु दुनिया के सामने प्रकट होती है। या तो वो चित्रात्मक रूप में आएगी, फिगरल रूप में आएगी, या वो सांकेतिक रूप में आएगी, सिंबॉलिक रूप में आएगी, या शाब्दिक रूप में आएगी, या व्यवहारिक रूप में आएगी। ऐसा गिलफर्ड का मानना है कि जब मनुष्य के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, वो एक विषय वस्तु के रूप में है, ब्रॉडर सेंस में उसको विषय वस्तु नाम दिया गया, कंटेंट नाम दिया गया। वो चार स्वरूपों में मिलेगा, या तो चित्रात्मक रूप में मिलेगा, या सांकेतिक रूप में मिलेगा, या शाब्दिक रूप में मिलेगा, या व्यवहारिक रूप में मिलेगा।
तो इस तरह से विषय वस्तु एक आयाम हुआ, उसके 4 घटक हुए, चित्रात्मक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। अब यह विषय वस्तु प्रोसेसिंग करेगी, कहां करेगी? मस्तिष्क में करेगी। वो प्रोसेसिंग किस रूप में होगा? उसको गिलफर्ड ने संक्रिया का नाम दिया। संज्ञान, वो संक्रिया संज्ञान के रूप में हो सकती है, स्मरण के रूप में हो सकती है, परंपरागत चिंतन के रूप में हो सकती है, गैर परंपरागत चिंतन के रूप में हो सकती है, मूल्यांकन के रूप में हो सकती है। तो 5 प्रकार की संक्रियाएं यहां पर गिलफर्ड ने बताई। कॉग्निशन, मेमोरी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और इवैल्यूएशन। अब प्रत्येक एक ऑब्जेक्ट, प्रत्येक एक कंटेंट ये 5 प्रकार की संक्रिया कर सकता है। 5 की एक साथ नहीं, किसी एक संक्रिया को करेगा। एक ऑब्जेक्ट, एक कंटेंट एक संक्रिया करेगा, उस एक संक्रिया के 5 प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं, 6 प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं, 5 प्रकार की संक्रियाएं हो सकती हैं। 6 उत्पाद कौन से हुए? इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन, निहितार्थ। आउटपुट आया, एक यूनिट के रूप में आया। आउटपुट आया, एक क्लास के रूप में आया। आउटपुट आया, एक रिलेशन के रूप में आया। आउटपुट आया, एक सिस्टम के रूप में आया। आउटपुट आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आया। आउटपुट आया, इंप्लीकेशन के रूप में आया। देखिए किस तरह से संक्रिया होगी, बुद्धि में कैसे संक्रिया होगी, न जाने कितना लंबा अनुसंधान गिलफर्ड ने किया और हमारे सामने ये विचार रखा कि एक ऑब्जेक्ट 5 प्रकार की संक्रियाएं कर सकता है। प्रत्येक एक संक्रिया 6 प्रकार के उत्पाद दे सकती है। तो आप गिनिए, देखिए किस तरह से ये विभिन्न प्रकार से मानसिक प्रक्रियाएं मस्तिष्क में चलेंगी। एक कंटेंट, एक संक्रिया, उसके 6 उत्पाद। जैसे चित्रात्मक, चित्रात्मक एक ऑब्जेक्ट हुआ, उदाहरण के से समझते हैं हम। मेरे सामने, किसी बच्चे के सामने, किसी मानव के सामने एक चित्र आया, बुद्धि अपना काम करना शुरू करेगी। विषय वस्तु कौन सी हुई? चित्रात्मक। चित्र को देखकर मैंने कहा यह तो रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है। मैं कौन? वो मनुष्य। बोलिए संक्रिया कौन सी वाली संक्रिया काम में कर रही है? यहां संज्ञान कर रही है कि स्मरण कर रही है कि परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन या मूल्यांकन? स्मरण की संक्रिया कर रही है, क्योंकि ऐसा चित्र हूबहू मैंने पहले देखा था, इसलिए मेरी मेमोरी में आया कि हाँ ये रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र है। एकदम मैंने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, ये चित्र रविंद्रनाथ टैगोर का है। एक यूनिट के रूप में मुझे आउटपुट मिला, उत्पाद मिला। मैंने ये नहीं कहा कि ये चित्र इससे मिलता जुलता है, या इस ग्रुप में आता है, या ये फिलोसोफर्स के हैं, या इस तरह के चित्र हैं। मैंने क्लास के रूप में बात नहीं की, मैंने रिलेशनशिप के रूप में बात नहीं की, मैंने सिस्टम के रूप में बात नहीं की। क्यों? मैं कौन? मनुष्य। मनुष्य क्या को ये उत्तर देने के लिए कौन मदद कर रहा है? बुद्धि मदद कर रही है। बुद्धि में क्या चला? संक्रिया चली। किसके लिए चली? उस विषय वस्तु के लिए चली। विषय वस्तु क्या थी? चित्रात्मक रूप में थी। तो चित्रात्मक ने संक्रिया करी स्मरण, स्मरण ने उत्पाद दिया इकाई। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? फिगरल, मेमोरी, यूनिट, एफ, एम, यू, एक कॉम्बिनेशन बना। अगर ये फिगरल कॉग्निशन में काम करता तो एफ, सी, यू। अगर ये कन्वर्जेंट थिंकिंग में काम करता तो एफ, सी, टी, यू। देखिए अब फिर समझते हैं। चित्रात्मक, एक विषय वस्तु, उसकी एक संक्रिया संज्ञान, इसके 6 उत्पाद आएंगे, आ सकते हैं।
अभी उदाहरण लिया हमने एक का, लेकिन 6 प्रकार के आ सकते हैं। तो चित्रात्मक का संज्ञान से 6 उत्पाद, चित्रात्मक का स्मरण से 6 उत्पाद, चित्रात्मक का परंपरागत चिंतन से 6 उत्पाद, चित्रात्मक का गैर परंपरागत चिंतन से 6 उत्पाद, चित्रात्मक का मूल्यांकन से 6 उत्पाद। गिनो कितने हुए? 1 के 5 और प्रत्येक 5 के 6, तो कितने हो गए भाई? 30। तो एक विषय वस्तु चित्रात्मक के 30 प्रकार के उत्पाद मिले, यानी कि 30 विभिन्न नाना परिस्थितियों में बुद्धि काम कर रही है एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक कंटेंट के लिए। दूसरे कंटेंट की बात करें, रास्ते में कहीं जा रहा हूं, ऐसा एरो मुझे दिखाई पड़ता है, मेरी बुद्धि उस एरो को देखकर काम करती है, इसका अर्थ क्या है? संज्ञान के रूप में जाऊं, स्मरण के रूप में जाऊं, परंपरागत चिंतन के रूप में जाऊं, गैर परंपरागत में जाऊं, मूल्यांकन में जाऊं, किसमें जाऊं? मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मेरी बुद्धि संक्रिया मस्तिष्क में स्वतः कर लेगी, क्योंकि मनुष्य अपने अनुभवों से, अपनी अवलोकनात्मक अधिगम क्षमता से न जाने कितनी विषय वस्तु अपने बुद्धि के भीतर रखता है, और बुद्धि तुरंत संक्रिया करती है, घंटों नहीं लगते, क्षण में वो संक्रिया हो जाएगी, क्षण में वो उत्पाद दिखाई पड़ जाएगा। तो सांकेतिक के भी 5 प्रकार की संक्रियाएं, और 5 प्रकार की संक्रियाओं से 6 उत्पाद, फिर 30 हो गए। शाब्दिक के फिर 30 हो गए, और व्यवहारिक के फिर 30 हो गए। दोस्तों गिनिए कितने हुए? 30 × 4 120। तो 120 भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं के रूप में बुद्धि का संचालन होता है। इन विभिन्न मानसिक योग्यताओं की चर्चा को 120 भिन्न भिन्न कार्यों में संलग्न होते हुए गिलफोर्ड ने देखा, और इसलिए उन्होंने कहा कि गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया उस त्रिआयामी सिद्धांत में कहा कि आरंभ में यह बुद्धि 120 भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं का संचालन करती है। लेकिन उनके शिष्यों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और इसका और विस्तार रूप दिया और कहा कि ना, विषय वस्तु 4 ही प्रकार की अगर हम देखते हैं तो हमारे पास और विस्तारित स्वरूप आता है, और विषय वस्तु को उन्होंने यहाँ 5 प्रकार से समझाने का प्रयास किया। ऑपरेशन संक्रिया के वही 5, उत्पाद के वही 6, केवल फर्क किस में आया? कंटेंट में आया, विषय वस्तु में आया। विषय वस्तु के कितने घटक बता दिए? 5 घटक बता दिए। पहले कितने थे? 4 घटक थे। 5 कौन कौन से हुए, कौन से परिवर्तित हुए? पहला जो चित्रात्मक था, देखिए पहला जो चित्रात्मक था इसमें परिवर्तन आया। सांकेतिक वही है, एक नया कौन सा आया? अर्थगत नया आया। दृश्यात्मक, श्रवणात्मक, सांकेतिक, अर्थगत और व्यावहारिक। तो यहां सांकेतिक और व्यावहारिक ये 2 पक्ष वही रखे, और अनुसंधान के माध्यम से 2 विषय वस्तु के पक्षों को हटाकर 3 नए पक्ष जोड़े, और वो 3 नए पक्ष हैं दृश्यात्मक, श्रवणात्मक और अर्थगत। आपको ऑब्जेक्ट दृश्य के रूप में मिलेगा, विजुअल रूप में मिलेगा। ऑब्जेक्ट केवल सुनने के रूप में मिलेगा, ऑडिटरी के रूप में मिलेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सुनने के रूप में मिलेगा, क्या बुद्धि संचालित नहीं होगी? सुनने के रूप में कोई ऑब्जेक्ट मिलेगा तो बुद्धि तो वहां भी संचालित होगी भाई, वहां भी तो ऑपरेशन संक्रिया यहां होगी, और संक्रिया होगी तो कोई उत्पाद के रूप में, आउटपुट के रूप में कोई दिखाई पड़ेगा। इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो गिलफोर्ड ने अनुसंधान के द्वारा ये 2 आयाम और नए जोड़े, विजुअल और ऑडिटरी। और संकेतिक पहले से ही था, सेमेंटिक नया जोड़ा, शब्दों, कथनों का अर्थगत संबंध। कोई शब्द है, कोई अक्षर है, और उसका अर्थगत संबंध क्या है, अगर उस रूप में भी बुद्धि काम करती है तो इस विषय क्षेत्र को भी हम छोड़ नहीं सकती। इस तरह से व्यवहारिक पक्ष पहले ही था, तो 4 पक्ष जो पहले थे उसको अब उन्होंने विस्तार रूप देते हुए 5 पक्ष बताए। इस प्रकार हम यहाँ देखें कि हर एक पक्ष के लिए 5 प्रकार की संक्रियाएं, और हर एक संक्रिया के लिए 6 प्रकार के उत्पाद। इसलिए एक ऑब्जेक्ट, एक कंटेंट, 5 ऑपरेशन, 6 उत्पाद। 5 ऑपरेशन, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करो, 30 उत्पाद हो गए। तो एक कंटेंट के 30 उत्पाद, दूसरे के भी 30, तीसरे के भी 30,
चौथे के भी 30 और पांचवें के भी 30, इस प्रकार कुल 150 प्रकार के उत्पाद हुए। और गिलफोर्ड कहते हैं कि 150 भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक योग्यताओं की जो चर्चा यहाँ पर की कि विभिन्न मानसिक परिस्थितियों में 150 प्रकार की बुद्धि अपना कार्य करती है। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत को अभी भी समाप्त नहीं किया दोस्तों, अभी भी सिद्धांत इनके शिष्यों ने आगे और काम करना आरंभ किया और कहा कि नहीं, संक्रियाओं पर भी हमें बात करनी पड़ेगी, संक्रियाएं भी यहाँ तक सीमित नहीं रह सकती। और संक्रिया का जो 5 जो यहाँ पर घटक थे, उन 5 घटकों को यहाँ उन्होंने अब आगे 6 घटकों के रूप में दर्शाया। और जो मेमोरी वाला घटक था, उस मेमोरी के 2 पक्ष कर दिए, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन। बाकी सब वही है, कॉग्निशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और इवोल्यूशन। देखिए वही के वही घटक हैं, केवल एक मेमोरी वाला घटक था, उस मेमोरी वाले घटक में को 2 भागों में बांट दिया, मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन। एक तो आपने जो ऑब्जेक्ट देखा, उस ऑब्जेक्ट मेमोरी के रूप में गया, वो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक लंबे समय तक रिटेन हो गया, धारित हो गया, आवश्यकता पड़ने पर वो हमें पुनः स्मृति में भी आ जाता है। इसलिए खाली मेमोरी कहने से काम नहीं चलेगा, मेमोरी रिकॉर्डिंग के रूप में हुई और मेमोरी रिटेंशन के रूप में हुई। तो मित्रों यहां पर कितने घटक हो गए, किसके, संक्रिया के, ऑपरेशन के। पहले कितने थे, 5, अब कितने हो गए, 6। तो विषय वस्तु के 5, ऑपरेशन के 6 और उत्पाद के 6। एक विषय वस्तु के लिए अब संक्रियाएं पहले 5 होती थी, अब संक्रियाएं 6 प्रकार से होंगी। प्रत्येक एक संक्रिया के लिए 6 उत्पाद होंगे, इसलिए 36, 6 संक्रियाएं, एक संक्रिया के 6 उत्पाद, दूसरी के भी 6, तीसरी के भी 6, इसी तरह से 6 संक्रियाओं के 6 उत्पाद तो 36, और एक विषय वस्तु के लिए 36, तो 5 विषय वस्तु के लिए 36 में 5 का गुणा करो, कितने हुए, 180 प्रकार की विभिन्न मानसिक परिस्थितियों में बुद्धि अपना काम करना आरंभ करती है। कल्पना कीजिए गिलफोर्ड ने कितना व्यापक अनुसंधान किया और हजारों लाखों मनुष्यों की बुद्धि की संचालन की प्रक्रिया का अवलोकन किया और देखा कि इतनी नाना प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, विषय वस्तु आती है, वह विषय वस्तु मस्तिष्क में संक्रिया के रूप में अपना काम करती है और वो संक्रिया को उत्पाद देता है, और उस उत्पाद को देखकर हम मनुष्य के बारे में एक धारणा बनाते हैं, अरे वाह कितना अच्छा उत्तर दे दिया, बड़ा इंटेलिजेंट है, और तपाक से उत्तर दे दिया। सोचो मित्रों, सोचो दोस्तों, ये तपाक से उत्तर कहाँ से आया? अगर उसकी बुद्धि में वो संक्रिया हुई नहीं होती, अगर उस बुद्धि के पास वो क्षमता नहीं होती कि वो विषय वस्तु के रूप में उसको पहचानता, वो विषय वस्तु उसके समक्ष ना आती, ऑब्जेक्ट को पहचान करने की उसमें कला ना होती, और वो ऑब्जेक्ट अंदर जाके संक्रिया ना करता, वह ऑपरेशन ना करता, और वो उत्पाद के रूप में नहीं आता, तो क्या मनुष्य एक मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ता? तो वास्तव में बुद्धि की जो क्षमता मनुष्य के पास है, जो व्यक्तित्व का एक अमूल्य अंग है, वह वास्तव में एक चरितार्थ होता है। और गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत आज हमारे सामने जो प्रस्तुत किया है, दुनिया के सामने जो प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से यह उनका एक बहुत बड़ा योगदान मानव जाति के लिए है। और हम कक्षा में हमारा बैठा हुआ प्रत्येक विद्यार्थी वो मानव है, वो हमारे साथ क्रिया कर रहा है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति हमारे साथ क्रिया कर रहा है, हम भी एक मानव के रूप में हैं, हम समाज के साथ क्रिया कर रहे हैं। आपकी, मेरी, समाज की, विद्यार्थी की, प्रत्येक मानव की बुद्धि जो संक्रिया करती है, जो उत्पाद देती है, उसी के रूप में उसका व्यक्तित्व जाना जाता है। गिलफोर्ड का यह सिद्धांत निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मनुष्य के व्यक्तित्व को समझने के लिए योगदान देता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज की चर्चा निश्चित रूप से इस बात से चरितार्थ होगी कि हम विद्यार्थियों को इस बात को समझाने में सफल हो सकेंगे कि बुद्धि कैसे संचालित होती है। धन्यवाद।